आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। और आज मुकाबला में हम बात करेंगे उन दो स्टेट्स की जिनके नतीजे तकरीबन 16 से 17 घंटे बाद आने वाले हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं, अब ये 16 से 17 घंटे बाद ईवीएम के नतीजे भी आ जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस बार एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर ज्यादा सवाल नहीं उठ रहे। रस्म निभाने के लिए हरियाणा में बीजेपी और जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियां फुल मेजॉरिटी के दावे कर रही हैं, लेकिन माहौल ये बता रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, जम्मू कश्मीर में या तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले बात हरियाणा की। हरियाणा कांग्रेस में लगभग सारे टिकट हुड्डा ने बांटे। नतीजे से पहले आज हुड्डा दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। शाम को राहुल गांधी से मिल सकते हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हैं। उनकी हेलीकॉप्टर वाली रील सर्कुलेट हो रही है। तो क्या हरियाणा में इस बार पिता और पुत्र के बीच में सीएम की रेस चल रही है? देश में इस वक्त दलित मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा में जाट ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो क्या जाति जनगणना, संविधान, पिछड़ा, दलित का नारा बुलंद कर रही कांग्रेस हरियाणा में कोई ट्विस्ट ला सकती है? क्या हरियाणा में हुड्डा की जगह कोई दलित या पिछड़ा मुख्यमंत्री बन सकता है? जम्मू कश्मीर की तस्वीर त्रिशंकु विधानसभा की लग रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनती है, उमर अब्दुल्ला सीएम के दावेदार होंगे, लेकिन अगर बीजेपी ने कोई दाव चला तो क्या वो किसी नए मुस्लिम चेहरे को सीएम के लिए सपोर्ट कर सकती है? जम्मू कश्मीर में क्या सज्जाद लोन और राशिद इंजीनियर की लॉटरी लग सकती है? क्या ये किंग मेकर बनेंगे या किंग भी बन सकते हैं? मुकाबला में आज दोनों सूबों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेशन समीकरण पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको ये सुनवाते हैं कि इन एग्जिट पोल्स के बाद नतीजों से ठीक एक दिन पहले क्या राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा की बात सुनिए। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो नौजवानों को मौका देंगे क्या? सर हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आप? तो हरियाणा में तो आपने दावे सुन लिए। यहां कांग्रेस कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प है बाप बेटे के बीच में मची रेस की। कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या वो सीनियर हुड्डा होंगे या जूनियर हुड्डा होंगे या कोई दलित फेस होगा? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर, जहां फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है, यानी कि त्रिशंकु असेंबली हो सकती है। और त्रिशंकु असेंबली में सबसे दिलचस्प देखना ये होगा कि कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। क्या एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनती है? और एनसी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो क्लियर है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी पहली बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बना दे? अब ये सज्जाद लोन होंगे, ये अल्ताफ बुखारी होंगे या फिर ये राशिद इंजीनियर होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको जम्मू कश्मीर में क्या दावे किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार किए जा रहे हैं कल के नतीजों को लेकर, वो सुनवा देती हूं। जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने।
अल्लाह करे कि ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एकता है कि जीते और लोगों की मुश्किलों को दूर करे, इसी की उम्मीद है। वो आसमान से भी छलांग मारेंगे, वो यहाँ हुकूमत नहीं बना सके। वो चोरी करें, जो मर्जी करें, वो यहाँ के दिलों को जीत नहीं सकते। करें जो करना है उन्हें। हमने किसी का सहारे का सवाल नहीं है। सवाल है जिनको ये अपने दिल में होगा कि इस रियासत को इस तूफान से निकालना है, वो ज़रूर आएंगे और हम बहुत खुशी से, दिल से उनको वेलकम करेंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में दिलचस्प बात यह है कि 5 ऐसे विधायक भी होंगे जो कि मनोनीत होंगे और इसके साथ ही जो आंकड़ा है 90 का वो 95 हो जाता है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 48 का हो जाता है। अब दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दावों से इतर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें अभी बहुमत के पास कोई पार्टी पहुंच रही है अपने दम पर, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पूरा का पूरा गेम इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुनीब राजा मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टूडियो से मेरे साथ हैं। जम्मू कश्मीर पर इनसे चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ हमारे साथ राजकुमार सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मौजूद हैं। हरियाणा पर इनसे चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजा, मुनीब जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। अभी मैंने दावे सुने, राशिद इंजीनियर तो गदगद भी नजर आ रहे हैं और उनको लेकर जो तीखी टिप्पणी की जा रही है बाकी दलों की तरफ से, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन पहले आप अपना आंकलन बताइए। एग्जिट पोल तो हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहा है। दिलचस्प ये है कि कौन होगा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, अगर जो आईएनसी और एनसी का जो गठबंधन है ये 38-40 सीट्स के आसपास का जाता है। बट आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें किसी की ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी हम पीडीपी का सपोर्ट जो है वो लेंगे। बट उनके स्टेटमेंट के बाद इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना है कि ये जो सपोर्ट की बात है ये सारा एक स्पेकुलेशन है और हम सपोर्ट तभी उस पर बात करेंगे जब कल हमारा रिजल्ट जो है वो फाइनल नंबर्स पे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हंग असेंबली तो है, ये एक तरफा ये डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। वैली से जहाँ तक है वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आएगी। बट जम्मू रीजन से बीजेपी आती है। अब नंबर का ये है मैम कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 32 तक का आंकड़ा जो है वो वैली से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है। बीजेपी का 29 तक का आ रहा है। बट अगर बीजेपी के जो इंटरनल सर्वेज हैं अगर वो सही निकले, जो उनका आंकड़न है 32 से लेकर 35-36 तक का, तो अगर बीजेपी 32 या 33 क्रॉस करती है जम्मू एंड कश्मीर में तो वो सरकार बनाने के दावे में आ सकती है और वो सरकार बना सकती है। क्योंकि फिर जो इंडिपेंडेंस का है या छोटी पार्टीज का जो समर्थन है जिन पे वो बैंक कर रहे हैं, तो वो जो नंबर है वो कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी को हेल्प करता है। छोटी पार्टीज में राशिद इंजीनियर का नाम भी ले लें, सज्जाद लोन का नाम भी ले लें हम। इसमें राशिद इंजीनियर है। राशिद इंजीनियर अभी तक तो ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी के साथ भी तैयार नहीं हूँ। बट मुझे ये लगता है कि सज्जाद लोन है, AIP है, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जिसमें बीजेपी के भी कुछ रेबल इंडिपेंडेंट्स है जो जीत रहे हैं और बाकी भी कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, उनका नंबर है। और राशिद इंजीनियर की भी कुछ सीट्स हैं जिसमें जो एज इंडिपेंडेंट वो लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी फिर कोशिश करे कि इन छोटे दलों के साथ और इन इंडिपेंडेंट्स के साथ एक सरकार जो है जम्मू कश्मीर में वो बनाए। बट जो लार्जर पिक्चर दिख रही है अभी, अगर PDP, NC और कांग्रेस का जो हम नंबर देख रहे हैं वैली से आता हुआ, तो मुझे लग रहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि पहला दावा वो करें असेंबली पर और सरकार बनाने का दावा वो करें असेंबली पर। अच्छा ठीक, अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि NC और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर ले, PDP उनके साथ मिल जाए तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी संभावना है बीजेपी वाली वो ज्यादा दिलचस्प है, उस पर आगे चर्चा मैं आपसे मुनीब जी करूंगी। अब हरियाणा का हाल जान लेते हैं। राजकुमार जी, एग्जिट पोल से हरियाणा की जो तस्वीर है वो काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। लग रहा है ऐसा एग्जिट पोल को देखकर कि कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री? ये भूपेंद्र हुड्डा होंगे, ये दीपेंद्र हुड्डा होंगे, शैलजा कुमारी होंगी, या कोई चौथा नाम भी आपके पास है? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े पर, और एग्जिट पोल का आंकड़ा बीजेपी कांग्रेस को दे रहा है 60 के आसपास सीटें। 60 नहीं भी आती हैं तो जो जमीनी माहौल था चुनाव के दौरान
उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस को बहुमत तो मिल रहा है, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश ज्यादा है नहीं। रहा सवाल मुख्यमंत्री बनने का, तो पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह का फ्री हैंड दे रखा है, प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद के हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप मान के चलें कि 90 में से 70 सीटें टिकट उनके कहने पर दिए गए हैं, तो उससे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेचुरल चॉइस हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन ये मानना कि कोई दूसरा दावेदार नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। वो इसलिए कि 2005 में भजन लाल स्वाभाविक उम्मीदवार थे, 67 सीटें मिली थी 90 में से कांग्रेस को, और आखिर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरप्राइज चॉइस के तौर पर सामने आए थे। दूसरी बात, कांग्रेस में ऐसी परंपरा रही है और अब कह सकते हैं लगभग सभी दलों में है कि विधायकों की राय लेकर के पर्यवेक्षक आला कमान से बात करते हैं और आला कमान फैसला करता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो शैलजा ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि विधायकों की राय शुमारी को वो ज्यादा अच्छा नहीं मानती कि उनका इसमें कोई ज्यादा भूमिका रहे, आला कमान को खुद फैसला करना चाहिए। तो अगर विधायकों की राय ली जाएगी तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद एकमात्र पसंद के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टिकट उनके कहने से दिए गए। लेकिन अगर आला कमान की पसंद होगी तो उसमें कोई दूसरा फैसला भी हो सकता है। आपने सीनियर हुड्डा और जूनियर हुड्डा की बात कही, ये अटकलें राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चल रही, पर मुझे लगता नहीं इनमें बहुत ज्यादा दम है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो सीनियर हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी को लेकर के जो उनके विरोधी भी है, जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस में, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उनको भी ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। जो आपत्ति उनकी पैदा होती है, जो उनकी चिंताएं पैदा होती हैं, वो तब होती है जब दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाने की बात होती है। तब उनको लगता है कि अगर एक बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ताजपोशी हो गई सीएम के रूप में, तो उनके लिए आगे की तमाम संभावनाओं के रास्ते देखिए राजकुमार जी, मुझे लगता है शायद पहला ही ऐसा राज्य होगा जहां बाप बेटे दोनों रेस में नजर आ रहे हैं, और सियासी गलियारों में अगर देखें चर्चाओं को तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का ये कह देना कि ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, किसे मैसेज दे रहे हैं? वो बेटे के खेमे को मैसेज दिया जा रहा है, कुमारी शैलजा को मैसेज दिया जा रहा है, या आला कमान को मैसेज दिया जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, मैसेज तो वो एक साथ कई लोगों को दे रहे हैं, जो आपने कहा उन सभी को दे रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि 5वीं बार सांसद बने हैं, 4थी बार लोकसभा के लिए चुने गए रोहतक से, और बीच में राज्यसभा के भी रह लिए, वो जरूर जल्दबाजी में हैं। आप कह सकते हैं उनकी इच्छा है कि अब उनको हरियाणा की कमान सौंप दी जानी चाहिए, लेकिन सीनियर हुड्डा के रहते हुए उनकी स्वीकार्यता कांग्रेस विधायक दल में भी उतनी नहीं होगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार है जहां बाप बेटे में प्रतिद्वंदिता हो रही है। एक उदाहरण है यूपी का, जहां मुलायम सिंह ने बहुमत उनके नाम पे मिला और अपने बेटे को कुर्सी सौंप दी, लेकिन ये कांग्रेस है। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी पार्टी नहीं है, जैसे कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की पार्टी थी। तो यहां अगर कोई बनेगा तो सबसे बड़े दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, विधायकों की पसंद के रूप में, और शायद आला कमान की पसंद के रूप में। दीपेंद्र हुड्डा का दांव भूपेंद्र हुड्डा के चलिए, आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अभी स्ट्रांग उम्मीदवार नजर आ रहे हैं सीएम के तौर पर, लेकिन एक नैरेटिव जो कांग्रेस चला रही है, या जो राहुल गांधी गाहे बगाहे अपने तमाम चुनावी रैलियों में कहते हैं या पब्लिक संबोधन में कहते हैं, सीधा कहते हैं कि भाई दलित विरोधी है मौजूदा केंद्र सरकार। अब उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए क्या कोई दलित चेहरा कांग्रेस लाएगी? हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी ज्वाइन कर चुके हैं, सीएमडी एक्सिस माई इंडिया के। इसके साथ ही साथ हमारे साथ अर्जुन काद्यान भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राजकुमार जी हमारे साथ हैं और मुनीब राजा हमारे साथ हैं। तो मैं प्रदीप जी आपसे ही शुरुआत कर देती हूं अपने इस सेगमेंट की, और आपसे मैं सबसे पहले हरियाणा पर ही बात कर लेती हूं। हरियाणा में क्या कुछ ऐसा कांग्रेस करने की स्थिति में है, मैं सिर्फ सीएम फेस की अगर बात करूं, जो चौंका सकता है, उनके नैरेटिव को बल दे सकता है? दलित फेस का एक्सपेरिमेंट क्या कांग्रेस कर सकती है? मुझे इस बात की संभावना जो आपने प्रश्न पूछा बहुत कम लगती है। मुझे लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं कांग्रेस में और पिछले
बार उन्होंने सरकार रिपीट करी थी, ये बात नोट करने वाली बात है। 2009 में उन्होंने सरकार रिपीट करी थी, तो मुझे कहीं से ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता है जो आप दलित की बात कर रहे हैं, असल में कांग्रेस की जो इतनी बड़ी जीत होती दिख रही है, उसका जो सबसे बहुत से कारण होते हैं किसी भी जीत और हार में, उसका सबसे बड़ा और बहुत बड़ा कारण केवल ये है कि हरियाणा ने पिछले 10 साल में नॉन जाट सीएम को देखा है। तो उस वजह से जो जाट कंसोलिडेशन हुआ है वोटों का ज़बरदस्त तरीके से, देखिए 14 में भी बीजेपी के 33% वोट आए थे, लेकिन हुआ ये था कि एनएलओ और उनके बीच में वोटों का विघटन हुआ था, जो कि जाट पार्टियां मानी जाती थी। कांग्रेस की बात करें तो 14 में, और इनेलो की बात करें 24 इनेलो को और 21% वोट शेयर मिला था कांग्रेस को। उसके बाद 19 में जेजेपी को मिला 15% और इनेलो को मिला 17 और कांग्रेस को मिला 29। वहां पर भी वही हुआ कि जाटों के वोटों का बंटवारा हुआ। और साथ साथ पूरे के पूरे 10 साल, पहले 9 साल खट्टर साहब और उसके बाद अभी सैनी साहब, तो नॉन जाट सीएम का होना और जाट सीएम का ना होना 10 साल तक, यही मुद्दा जमीन पर सबसे ज्यादा उभर कर आया है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस किसी भी स्थिति में है कि वो किसी दलित चेहरे को यहाँ पर सामने लेके आएगी। ये मेरा अपना आकलन अनुमान है। ठीक है अर्जुन जी, आपका आंकलन क्या कह रहा है? दलित फेस पर दांव खेला जा सकता है, या बाप बेटे के बीच की जंग में बाप या बेटे में से कोई सीएम बनाया जा सकता है, या कोई और नाम आपके जहन में है कि भाई इस पर इस तरफ भी विचार करिए, चर्चा में नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन ये भी सरप्राइजिंग हो सकता है? देखिए, कई सारी बातें हैं जो, जैसे 2005 में किस बात की कि 2005 पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये इंश्योर किया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जाट वोट एक बड़े खेमे में पहुंचे। उससे पहले लोक दल ही यूजुअली जाट वोटों की राजनीति करती हुई मानी जाती थी। 2005 की जीत हुई, 9 की जीत हुई, दोनों बार 2009 में एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करते हुए फिर से सरकार के अंदर आए थे। 2014-19 में जैसे प्रदीप जी ने बताया कि कैसे जाट वोट थोड़ा बट गया था, पर 2024 में हम देखें जाट कंसोलिडेशन एक बहुत अच्छा हुआ है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि चाहे 2005 के अंदर हम ये नोटिस करें कि एक नया फेस लाया गया था, वो नए फेस की वजह से हुड्डा साहब जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उस वजह से लोगों को एक नई वेव हरियाणा के अंदर जरूर देखने को मिली थी कांग्रेस पॉलिटिक्स को देखते हुए। 2024 के अंदर हुड्डा साहब के वह कहते हैं कि 72 सीटें थी जिनपे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बहुत बड़ा रोल रहा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उससे पहले अगर हम G22 देखें, उसके अंदर भी कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा नेता या पॉलिटिशियन हो जिसका एक अच्छा जनाधार है रहा हो, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और इस वक्त भी इलेक्शन अगर हम जैसे अनुमान कह रहे हैं, इलेक्शन अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो एक बहुत द स्केल्स आर हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बात के दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे, ये जरूर इस बात पे करी जा सकती है, क्योंकि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि कई सारे टिकट्स जो यूथ में पहुंचे हैं, जो नए टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो टीम दीपेंद्र सोटो से उनके पास से निकले हैं। तो ये बात उठ सकती है। पर ये अभी जनाधार जो ये बोलता है, जो वोट आया है, जितना जो मतदान हुआ है, जो कंसोलिडेशन हुआ है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर हुआ है। एक नाम ऑफ कोर्स कुमारी शैलजा जी का चल रहा है। कुमारी शैलजा जी इलेक्शन के लेट तक उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यतः ये रही कि वो अपना कोई बगावती मोड़ ना लेने या कहीं पर ऐसा नैरेटिव ना चल जाए कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। उसको रिपीटेडली कांग्रेस ने ट्राई किया था, हाईकमांड ने ट्राई किया कि उन ब्रिजेस को उन गैप्स को ब्रिज करने का। हाउएवर मुझे जैसे सामने दिख रहा है कि दलित फेस से एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। आप हरियाणा की राजनीति में आज तक दलित चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, और एक वुमन दलित चीफ मिनिस्टर विल बी अ वेरी बिग थिंग। हाउएवर जिसने ज्यादा काम किया है, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्शन के अंदर, जिसने ज्यादा रैलीज किए हैं, जिसने ज्यादा प्रोग्राम्स किए हैं, जिसके अराउंड ये सारा इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो उस सारे कारणों की वजह से, ऑफ कोर्स अलग रीजंस हैं हमारे पास, बट उन सारे कारणों की वजह से ये स्केल्स जो है वो टिल्टेड है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ। देखने वाली बात ये होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब रास्ता खोलते हैं अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए। अब देखिए यहाँ से दोनों सवाल खड़े हो जाएंगे। एक ये कि अगर भूपेंद्र हुड्डा बनते हैं मुख्यमंत्री तो कुमारी शैलजा का क्या होगा? वो तो दिल्ली के चक्कर भी लगा रही हैं, उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। और अगर बाई चांस कुमारी शैलजा पर दाव लगता है तो हुड्डा क्या करेंगे? इसे चर्चा को आगे हरियाणा पर बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी,
आंकलन मुझे जम्मू कश्मीर का भी आपसे समझना है। अभी जो मैं देख रही हूँ आंकड़े आप ही के पोल में, बीजेपी 24 से 34 सीटें जीत सकती है। अगर हम अकेले अकेले गठबंधन में पार्टी देखें तो एनसी 28 से 35, कांग्रेस 6 से 10, सीपीआईएम 0 से 1, यानी किसी को भी पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं मिल रहा है। क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में, किसका मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू कश्मीर में? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है और शायद उस बात का जवाब सीधा सीधा मेरे पास भी नहीं है आज, जो हमारे एग्जिट पोल की बात करें। लेकिन मैं जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में थोड़ी सी आपके दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं कि हमारी जो एनसी कांग्रेस सीपीएम गठबंधन की रेंज है वो है 35 से 45। इसका मतलब है 45 से 46 भी होते हैं, 45 भी होते हैं तो वो सरकार भी बना सकते हैं, बट उसके नीचे की बड़ी रेंज 35 से चली आ रही है। उसका मतलब ये है 80% संभावना तो ये है कि हंग असेंबली होगी और 20% संभावना ये है कि शायद एनसीपी कांग्रेस बड़ी सिलेंडर मार्जिन से 45-46 तक पहुंच जाए, 47 तक पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद अब आप ये देखिए जो 80% संभावना है जो कि हंग असेंबली की, उसमें दूसरा किरदार क्या है। तो मैंने जब कहा 35 से 45 तो थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन डिस्कशन के लिए 40 सीट मिड मार के उसको मान लेते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी की रेंज हमने 24 से 34 कही है, जो कि 30 के आसपास का फिगर आया, तो वो 30 और ये 40, 70 की बात तो हो गई। अब है ये 20 कौन है, ये सारा कुछ डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन होगा। उस लिहाज से इस 20 की चर्चा करना जरूरी है। इसमें है पीडीपी जो कि कश्मीर वैली की और स्टेट की भी मुख्य पार्टी रही है एनसी के बाद। तो पीडीपी बहुत बुरी तरह से नीचे आते हुए दिख रही है, खासकर हम 10 साल पहले 14 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, 28 सीटें मिली थी, बीजेपी की जो सीटें थी 25 थी और दोनों ने गठबंधन में सरकार बनाई। उसके बाद हुआ ये कि सरकार चली गई, बात खत्म हो गई, प्रेसिडेंट रूल रख गया। उसके बाद 370 ऑब्लिगेशन ऑफ 370 भी हट गया और 19 में। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए अभी 24 में, तो आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती जी खुद की जो अनंतनाग से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उसमें जो है उनकी हार हुई और ना सिर्फ हार हुई, 2.5 लाख वोट से हार हुई और एनसी के कैंडिडेट से हुई। एक बात तो ये पीडीपी की हमारे सर्वे में 4 से 6 का मतलब बीच पॉइंट यहाँ भी मान ले तो 5 सीट पीडीपी की हो गई, इस 20 में से 5 पीडीपी। दूसरी बात है कि इस लोकसभा के बाद इंजीनियर रशीद का उदय हुआ और उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट जीती। ना ही सिर्फ जीती बल्कि उमर अब्दुल्ला जो फार्मर चीफ मिनिस्टर और अब जो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में सबसे आगे हैं यदि एनसी कांग्रेस का गठबंधन आता है, तो उनको हराया और 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया इंजीनियर रशीद ने। इतना ही नहीं, 18 असेंबली सेगमेंट में 14 में बढ़त हासिल की। 18 में से 14 बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जैसे ही वो जेल से छूटे और वहाँ पर गए तो उनके जो बयान थे, उनका जो प्रचार प्रसार था, उन्होंने कहा कि आप मुझे 14-15 सीटें दे दीजिए, मैं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। उसका मतलब ये लोगों पे ने लिया कि भाई ये लग रहा है पीडीपी के जैसे ये भी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो इस सर्वेक्षण में हमारे जो इस चुनाव के सर्वेक्षण और एग्जिट पोल में मुझे लगता है कि रशीद को भी 5 के आसपास सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो 5 और 5 ये हो गए 10, अब बचे 10। अब सज्जाद लोन की जो पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीसी, वो भी काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं और एक रिकॉग्नाइज रीजनल पार्टी है, उसको हमारे हिसाब से 3 के आसपास सीटें मिलती दिख रही है। उसके बाद है अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, वो भी एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, उसको 1 या 2 सीट मिलती दिख रही है। तो ये भी हो गए 5। तो 5, 5, 5 और 5 जो बचे वो निर्दलीय दिख रहे हैं। कुछ निर्दलीय जो है 2-3 जम्मू से आएंगे और कुछ 2-3 निर्दलीय जो है वो कश्मीर से आएंगे। तो ये जो 20 हैं ये डिसाइड करेंगे कि कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके पीडीपी के लिए तो रास्ते खोल दिए ना फारूक अब्दुल्ला ने। बिल्कुल, पीडीपी
हाँ, पीडीपी ने पिछले बार 10 साल पहले गलती की थी। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी इसको दोहराने में होंगे, बट राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है। अब राशिद इंजीनियर की सबसे ज्यादा बात मुनीब राजा जी हो रही है। 4 नाम मेरे सामने हैं, मुस्लिम ही हैं। उमर अब्दुल्ला, अगर उनका गठबंधन आता है बहुमत में तो तय है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। सज्जाद लोन, राशिद इंजीनियर, अल्ताफ बुखारी। अब इनको अगर हमारे एग्जिट पोल में देखें तो राशिद इंजीनियर 3 से 8 सीटें, सज्जाद लोन 1 से 3 सीटें, अल्ताफ बुखारी 0 से 2 सीटें इनकी रेंज में आ रही हैं। ये जो 3 नाम हैं, क्या इनमें से कोई संभावना आप देख रहे हैं? एक ट्वीट भी उमर अब्दुल्ला का भी ताज़ा आया है। वो ये कह रहे हैं कि जो राशिद इंजीनियर हैं वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। 24 घंटे पहले वो दिल्ली आ जाते हैं, फिर वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि राशिद इंजीनियर किसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कल की पिक्चर जम्मू कश्मीर की। आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुनीब जी से। कल की पिक्चर डेफिनेटली बता रहा है। देखें, उमर अब्दुल्ला जी का ये कहना है कि राशिद इंजीनियर बीजेपी के लिए खेल रहे हैं। प्रॉब्लम वैली में ये है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं, JK-NC और PDP, ये दोनों बीजेपी के खिलाफ लड़ती हैं, मगर इन्होंने पीछे बीजेपी के साथ हमेशा ही गठबंधन किया हुआ है। NC ने भी किया है, MOS रहे उमर अब्दुल्ला जी, PDP की सरकार थी 2014 में, हमें पता है। बट अगर कोई और पार्टी आती है तो ये उसको बड़ी जल्दी लेबल कर देते हैं कि ये बीजेपी का प्रॉक्सी है ना। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर रशीद का बीजेपी के साथ कोई तालमेल नहीं है या वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैक चैनल टॉक्स करती है। इवन अभी फारूक अब्दुल्ला जी का हुआ था कि वो पहलगाम में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिले थे, उस पर भी एक कंट्रोवर्सी चली थी वहाँ पर। बट जहाँ तक इन 20 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे नंबर हर एक पार्टी का जो है ये बहुत छोटा है। चाहे AP है वो 2 सीट लेकर है, AIP है वो 5 सीट लेकर है, PC है वो 3 सीट लेकर है। अगर बीजेपी के साथ ये छोटी छोटी पार्टीज गठबंधन बनाकर कश्मीर में सरकार बनाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर का दावेदार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दावेदार हो सकता है। उस सूरत में मुझे ये लगता है कि बीजेपी का जो CM होगा वो जम्मू का होगा और जम्मू से फेस आएगा। वैली से मुझे इनमें से कोई CM फेस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रदीप जी, इस पर आपकी राय भी एक बार बता दीजिए। कोई मुस्लिम फेस हो सकता है बीजेपी की? अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है और मान लें बीजेपी में सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो क्या 1, 2, 3 वाली जो पार्टी हैं सीट वाली, इनमें से दाव लगा सकती है किसी पे? देखिए, यदि बीजेपी को वैली से और जो संख्या है ये 20 की, उसमें से बड़ा नंबर यदि वहाँ से आता है और खासकर सरकार बनाने के लिए जो भी संख्या की ज़रूरत पड़ती है उसमें यदि कश्मीर से किसी को बनाने की स्थिति आई चीफ मिनिस्टर, तो मुझे लगता है बीजेपी शायद एक ये बहुत बड़ा गेम्बल होगा, शायद इससे परहेज ना भी करे। शायद, मैं बहुत बड़ा शायद लगा रहा हूँ, यानी मेरी हिसाब से संभावनाएं 50-50 हैं। यानी किंग मेकर किंग भी बन सकते हैं। मैं उसको पूरी तरीके से इस संभावना को कि वैली से किसी मुस्लिम चेहरा CM बन सकता है, इसको मैं 50% की कैटेगरी में रखता हूँ। मैं इस संभावना को निरस्त नहीं करता, बट इसके चांस जो हैं थोड़े से कम ही है, इसलिए दूसरा 50% है जो कि जम्मू से बनेंगे। जो साहब ने बताया अभी कि डिप्टी CM से बात बन जाएगी क्योंकि उनकी संख्या बहुत छोटी होगी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से बिल्कुल लेकिन देखिए 50-50 का आंकड़ा आपने यहाँ पर दे दिया है। 50% ये भी हो सकता है कि मुस्लिम फेस पर दावेदारी कर दे, 50% ये भी हो सकता है कि जम्मू रीजन से कोई हो जाए। 50% में 1-2 सीट वाले जो नेता हैं उनकी लॉटरी निकल जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देखिए, यहाँ तो अहंग असेंबली की बात हो रही है, लेकिन हरियाणा जहां पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आती हुई दिख रही है, वहां सब कुछ ऑल इज वेल है, ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जरूर आप कह सकते हैं बढ़त बनाए हुए हैं, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं वाले बयान भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी यही कह रहे हैं कि भाई सरकार तो हमारी बनेगी। सैनी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। अब राजकुमार जी, एक चर्चा जो हम कर रहे थे वो ये है कि अगर मान लें कि कांग्रेस यहां कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर देती है और दलित फेस को उतार देती है, कुमारी शैलजा को मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में हुड्डा क्या करेंगे? उनके पास क्या विकल्प बचते हैं? प्राची, मैं 2 बातें और कहूं पहले कि हुड्डा के पक्ष में क्या है और शैलजा के पक्ष में क्या है। ठीक। हुड्डा जनाधार की दृष्टि से सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा में कांग्रेस के, और विधायक दल जो संभावित विधायक होंगे उनमें सबसे ज्यादा समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास होगा। लेकिन इसके उलट अगर आला कमान में आधार की बात करें तो शैलजा का आधार
हुड्डा से कहीं ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आला कमान के वो ज्यादा विश्वस्त हैं बजाय हुड्डा के पिछले 10 साल के घटनाक्रम के चलते। इसीलिए सैलजा ने कहा कि कांग्रेस जो सीएम चुनने की परंपरा है कि पहले विधायकों की राय ली जाए और फिर आला कमान फैसला करे, वो गलत है। विधायकों की राय नहीं ली जानी चाहिए, फैसला आला कमान को करना चाहिए, क्योंकि आला कमान की जवाबदेही ज्यादा है मतदाताओं के प्रति पार्टी के नेतृत्व के चलते। तो अगर आला कमान का फैसला होगा सिर्फ और सिर्फ, तो सैलजा उम्मीद कर सकती है, वरना जनाधार की दृष्टि से, विधायक दल के समर्थन की दृष्टि से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत आगे हैं और दीपेंद्र हुड्डा इस बार फिलहाल तो रेस में नहीं है। आगे क्या होगा देखने वाली बात। अब आपने कहा होगा क्या, दोनों के सामाजिक राजनीतिक समीकरण समझने की जरूरत है। दलित लगभग 10 साल बाद कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। अगर यूपी का अनुभव ले लें तो कहिए तो 20 साल बाद लौट रहा है। तो कांग्रेस चाहेगी, उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, लौटे। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके होते हुए उनको दलित वोट को आकर्षित करने के लिए एक और फेस को सीएम बनाने की जरूरत है? इसके उलट आप देखें, जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, उससे पहले सुनील जाखड़ को हटाया पीसीसी प्रेसिडेंट से, तो जाट समुदाय में और जट सिख समुदाय में एक नेगेटिव मैसेज कांग्रेस के लिए गया। उसके बावजूद अगर हरियाणा में जाट कंसोलिडेट हुआ है और राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस को समर्थन मिला लोकसभा में, उसमें जाटों का बहुत बड़ा रोल था। तो एक दबाव कांग्रेस पर यह भी है कि दलितों को आकर्षित करने के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, और जाट समुदाय को देने के लिए आपके पास क्या है, जो पंजाब में बड़ी तादाद में है, राजस्थान में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जाट है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है और वेस्टर्न यूपी है। तो हुड्डा राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए शायद ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं बजाय सैलजा के। ठीक है, यानी भूपेंद्र हुड्डा की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगा, इस पर पूरा गेम निर्भर है। अब देखिए कल नतीजे आ जाएंगे और कल नतीजे आने के बाद धीरे धीरे करके पार्टियों की तरफ से रुख भी साफ हो जाएगा, कौन नेता मुख्यमंत्री बन रहा है हरियाणा का वो भी साफ हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर में किसकी किस्मत खुल रही है ये भी साफ हो जाएगा। थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन कल दिन भर सुबह 6 बजे से लगातार आप इंडिया टीवी पर देखेंगे सबसे बड़ी कवरेज, सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।